नमस्कार। आज हम भारत के संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करने वाले हैं। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। हाँ। इन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी भी कहते हैं। यस। ये संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। हाँ, और आसान शब्दों में कहें तो ये सरकार के लिए एक तरह के दिशा निर्देश है। बिल्कुल, कि देश को कैसे चलाना है, खासकर नीतियां बनाते वक्त। सही। लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, एक कल्याणकारी राज्य, मतलब एक वेलफेयर स्टेट बनाना। और ये दिलचस्प है कि इनकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से आई है। हाँ। लेकिन इनकी सबसे खास बात क्या है? देखिए, सबसे अनोखी और हाँ, जिस पर सबसे ज्यादा बहस भी होती है, वो ये है कि ये ना कानूनी तौर पर लागू नहीं किए जा सकते। नॉन जस्टिशिएबल है। अच्छा, मतलब अगर सरकार इन्हें फॉलो न करे तो कोई कोर्ट नहीं जा सकता? नहीं जा सकता। मौलिक अधिकारों की तरह नहीं है ये कि हनन होने पर आप सीधे कोर्ट चले जाएं। तो फिर सवाल उठता है कि इन्हें संविधान में रखा ही क्यों गया? अगर कोर्ट इन्हें लागू नहीं करवा सकता तो इनका क्या मतलब रह गया? हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। देखिए, संविधान बनाने वाले इन्हें देश चलाने के लिए मौलिक मानते थे, फंडामेंटल। फंडामेंटल, लेकिन लागू नहीं हो सकते, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। समझिए, ये कानूनी बाध्यता नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी डालते हैं सरकार पर। एक तरह का मॉरल कंपस है। अच्छा, एक नैतिक दिशा सूचक। हाँ, ये भविष्य के भारत का एक विजन देते हैं, एक सामाजिक आर्थिक खाका आप कह सकती हैं। ये याद दिलाते हैं कि आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, सामाजिक आर्थिक न्याय भी लाना था। ये बात तो है। और इन्हें समझने के लिए अक्सर 3 हिस्सों में बांटा जाता है ना? समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। बिल्कुल। समाजवादी सिद्धांत, जैसा नाम से ही जाहिर है, वो सामाजिक और आर्थिक बराबरी पर जोर देते हैं। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे अनुच्छेद 39D कहता है, समान काम के लिए समान वेतन। या अनुच्छेद 41, जो कहता है कि राज्य कोशिश करेगा कि लोगों को काम मिले, शिक्षा मिले और जरूरत पड़ने पर सार्वजनिक सहायता भी। मतलब राज्य की भूमिका सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं। लोगों का जीवन स्तर सुधारना भी उसकी जिम्मेदारी है, इन सिद्धांतों के अनुसार। ठीक है, और फिर आते हैं गांधीवादी सिद्धांत। हाँ, ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हैं। जैसे अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। आत्मनिर्भर गांव का सपना। वही। और अनुच्छेद 43, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 46 भी है, जो SC, ST और दूसरे कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की बात करता है। जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण। बिल्कुल। और तीसरी श्रेणी है उदार बौद्धिक सिद्धांतों की। इसमें क्या आता है? ये थोड़े मॉडर्न लगते हैं। हाँ, ये उदारवादी सोच पर आधारित हैं। जैसे अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, ये तो हमेशा से ही काफी बहस वाला मुद्दा रहा है। बहुत संवेदनशील। फिर अनुच्छेद 48A है, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार। आज के समय में कितना जरूरी है ये। और अनुच्छेद 51 भी शायद इसी में आता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति वाला। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो ये है मोटे तौर पर 3 श्रेणियां। तो ये सिद्धांत भले ही कोर्ट में लागू ना हो, पर ऐसा नहीं कि इनका कोई असर ही नहीं है। कहीं ना कहीं तो ये कानूनों को, फैसलों को प्रभावित करते होंगे। आपने सही पकड़ा। सीधे तौर पर लागू न होते हुए भी अदालतों ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने, कई बार इनका जिक्र किया है। अच्छा, कैसे? कानूनों की व्याख्या करते समय या फिर जनहित याचिकाओं मतलब PIS की सुनवाई करते हुए मौलिक अधिकारों का दायरा बढ़ाने में भी इनका इस्तेमाल हुआ है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि कोर्ट ने मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की है, जैसे केशवानंद भारती केस या मिनर्वा मिल्स। बिल्कुल। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में तो कोर्ट ने साफ कहा कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं, सप्लीमेंट्री हैं। मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। एक तरह से हाँ। कोर्ट ने कहा कि संविधान का लक्ष्य इन दोनों के बीच संतुलन बनाना है, एक को दूसरे पर हावी नहीं करना। ये दोनों मिलकर ही सामाजिक क्रांति ला सकते हैं। तो अदालतें इन्हें पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करती? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून की संवैधानिक वैधता परखते समय ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो राजनीति के निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक तरह से अंतरात्मा का हिस्सा है। हाँ, कह सकते हैं। कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं, पर देश के सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों के लिए एक गाइड की तरह हैं, शासन की दिशा तय करते हैं।
एकदम सही कहा आपने। और यहीं से ना एक बहुत ही अहम विचारणीय प्रश्न भी उठता है क्या? कि अगर ये कानूनी रूप से लागू नहीं हो सकते तो क्या ये पूरी तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति पे निर्भर नहीं हो जाते? मतलब सरकार चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे। हाँ, ये तो है। तो फिर सवाल ये है कि बिना कानूनी दबाव के ये सिद्धांत जमीनी हकीकत को बदलने में आखिर कितने प्रभावी हो पाते हैं? ये सोचने वाली बात है।